हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपको कराने वाले हैं सीडीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जितनी भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितनी भी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। यदि चाहते हैं आपका फर्स्ट या टर्म में सीटेट क्लियर हो जाए तो अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग 3 से 4 बार दे चुके हैं लेकिन उनका 1 या 2 नंबर से रह जा रहा है। ये गलती आप भी मत करिए। इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और सीडीपी एसएसटी दोनों की प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो जाके ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है आपने 15 क्वेश्चन में से कितने सही किए हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। तो कौन सी अवस्था होती है? तो पहला है शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। विकास की कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चा अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह रखता है? तो वह है किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अमूर्त सोच की ओर अग्रसर होता है और अपनी खुद की पहचान बनाने या खोजने की कोशिश करता है। ये अवस्था आत्मपरिचय और आत्मनिर्धारण की प्रमुख अवस्था होती है। किशोरावस्था की उम्र लगभग होती है तो 10 से 19 वर्ष के बीच होती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है, अभिकथन ए शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। तो दूसरा है, कारण है, अकादमिक अधिगम बच्चे संवेदनात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता है। तो सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे दोनों गलत हो जाएगा, पहला भी और दूसरा भी गलत हो जाएगा। शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थितियों और किसी भी तरह से उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके अधिगम और उनके समग्र विकास पर प्रभाव डालते हैं। और दूसरा कह रहा है, अकादमिक अधिगम बच्चे के संवेगात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अकादमिक अधिगम बच्चों के संज्ञानात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और बच्चों की भावात्मक स्थिति और उनके सीखने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। इसलिए यहाँ पे दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? दूसरा है, सही जवाब क्या है? तीसरा है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? और चौथा ऑप्शन है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रों को ऐसे अवसर देना चाहिए जो बच्चों को सक्रिय रूप से सोचने और समझने खोजने के लिए प्रेरित करे। अर्थपूर्ण खोज से छात्र अपने अनुभव से खुद से करके सीखते हैं, जिससे बच्चों की समझ जिज्ञासा बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पूछा है। तो विकास एक खास क्रमानुसार चलता है। दूसरा है, विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। तीसरा है, विकास पैर से सिर की दिशा में और होता है। चौथा ऑप्शन है, विकास केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसर होता है। तो कौन सा विकास के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। बच्चों का विकास आमतौर पर सिर से पैर की दिशा में होता है, यानी पहले सिर और ऊपरी अंगों का विकास होता है, उसके बाद शरीर के
निचले हिस्सों का विकास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे जो सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? तो केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, दूसरा है केवल पालकों के पालन पोषण का तरीका, तीसरा है आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया, चौथा ऑप्शन है केवल बच्चों का भौतिक परिवेश। तो बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा करेक्ट हो जाएगा, आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक बच्चा जो आनुवांशिक रूप से प्रतिभाशाली हो सकता है, लेकिन यदि उसे उचित शिक्षा और संसाधन नहीं दिया जाए तो वह अपनी क्षमता को पूरी तरह से नहीं विकसित कर पाएगा। इसी तरह एक बच्चा जो अच्छे वातावरण में पला बढ़ा है, लेकिन उसके पास आनुवांशिक रूप से कुछ कमियां रह गई हैं, तो वह भी अपनी क्षमता को पूरी तरह से नहीं विकसित कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण केवल आनुवंशिकता या पर्यावरण नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच जटिल अंतःक्रिया बच्चों के विकास में दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण रैखिक व निश्चित प्रक्रिया है, दूसरा है सरल व एकायामी प्रक्रिया है, तीसरा है जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है, चौथा ऑप्शन है अनम्य व सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो समाजीकरण कैसी है? तो जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। समाजीकरण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने समाज व्यवहार से दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता रहता है। यह प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली होती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? इसका नेगेटिव आंसर बताना है। कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है, दूसरा है विषय वस्तु को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। तो कौन सा समावेशन में बाधक है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। विषय वस्तु को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है, यह गलत हो जाएगा। समावेशन का उद्देश्य होता है कि सभी बच्चों को समान अवसर देना और उनकी विविधताओं का सम्मान करना। यदि विषय वस्तु को केवल कुछ बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है तो यह समावेशन सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि इसमें अन्य विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की अनदेखी होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? तो कक्षा में केवल लड़कों को भारी कुर्सी मेज उठाने को कहना, तो खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना, तीसरा है देखभाल करने वाले व्यवसायों का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में करना, चौथा ऑप्शन है सभी जेंडर में स्वायत्तता व समानुभूति के गुण विकसित करना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा, वह सभी जेंडर में स्वायत्तता व समानुभूति के गुण विकसित करना। यह व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और पक्षपात को कम करने में मदद करेगा,
क्योंकि यह सभी बच्चों को समान अवसर समान रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इससे क्या होगा इससे बच्चों के स्वभाव और जेंडर के प्रति समझ विकसित होगी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण अभिप्रेरित हों, तो गलत हो जाएगा। दूसरा है, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। तीसरा है, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित हों, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है कि सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब बच्चा स्वयं अपनी रुचि, जिज्ञासा या व्यक्तिगत संतोष के लिए सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है? तो व्यवहारवादी, सूचना संक्रमण, सामाजिक सांस्कृतिक, मनोगतिशील। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा न केवल संज्ञान को प्रभावित करती है, बल्कि भाषा सामाजिक संदर्भों में ज्ञान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा संज्ञान को सुसाधित करने का एक प्रमुख उपकरण माना जाता है, क्योंकि बच्चे इसे सामाजिक इंटरेक्शन के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है? तो छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना। दूसरा है, छात्रों को विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र। तीसरा ऑप्शन है, ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो। और चौथा ऑप्शन है, निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। तो जो गलत हो जाएगा, जो प्रभावी रणनीति नहीं होगी, इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा में निर्देश देना या मानक सेट करना एक कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए सही नहीं माना जाता है, क्योंकि कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए छात्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक शैक्षिक जरूरतों को ध्यान रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आंकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो मानकीकृत, व्यापक, रचनात्मक, गुणात्मक। तो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता कौन सी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, रचनात्मक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? तो कक्षा में की गई अंतःक्रिया, दूसरा परियोजना, तीसरा है पोर्टफोलियो, चौथा ऑप्शन है आत्म आकलन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी सही है। ये सभी तरीके कक्षा में की गई अंतःक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो और आत्म आकलन जो बच्चों के अधिगम में मदद करता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के मूल्यांकन करने में ये सभी सहायक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो बहस और चर्चा को प्रोत्साहित, अपने स्वयं के पूर्वाग्रह और रूढ़ियों पर चिंतन। तीसरा है एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन।
चौथा ऑप्शन है व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षणिक रणनीति के रूप में अपनाना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन जो सही हो जाएगा। विविध छात्र के समूह के साथ बातचीत करते समय व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षणिक रणनीति के रूप में नहीं अपनाना चाहिए। बच्चों के लिए शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि समूह कार्य, प्रोजेक्ट और चर्चाओं का उपयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे सक्रिय रूप से सीख सकें। तो एकमात्र शैक्षणिक रणनीति नहीं अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो ये तो सही हो जाएगा। तर्क है, पठन वैकल्य को चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ये भी सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। तो इसका करेक्ट आंसर पहला सही हो जाएगा। पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए एक पुस्तक के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराया जाए, जैसे लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना, क्योंकि पठन वैकल्य वाले बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, इसलिए उन्हें विभिन्न शिक्षण विधियों और अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ए आर दोनों सही हो जाएंगे और आर व्याख्या करता है ए की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? तो हेडफोन, चित्र आधारित वर्कशीट, पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा श्रवण में मदद करने का उपकरण। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं कौन कौन बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।